हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 28 मई के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है रीवा, गुना, झाबुआ या शहडोल। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर सही बताना है। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन अपने करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है प्रोफेसर कपिल देव मिश्रा, प्रोफेसर सुनील कुमार, प्रोफेसर संगीता शुक्ला या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है प्रोफेसर सुनील कुमार। हाल ही में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रोफेसर सुनील कुमार को फिर से राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। कुलपति के रूप में प्रोफेसर सुनील कुमार का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। सुनील कुमार अभी भी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और उनका मौजूदा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, नए कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सुनील कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हमारा कहाँ है, तो हमारा भोपाल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये हमारा भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका उपनाम आरजीपीवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। हमारे ऑप्शन हैं 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख या 80 लाख। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है 40 लाख। हाल ही में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश को 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत दतिया में रोइंग, मुरैना में एथलेटिक्स, सागर में हॉकी एवं देवास में बैडमिंटन खेल के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे पूर्व प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। इनमें सिवनी, मंदसौर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद और शिवपुरी में एक हॉकी का खेलो इंडिया सेंटर शामिल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद गतिविधियों को लेकर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा या रीवा। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है जबलपुर। हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद गतिविधियों को लेकर स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद गतिविधियों को लेकर स्पोर्ट्स सिटी का सपना जल्द ही साकार होगा, क्योंकि सांसद राकेश सिंह की पहल पर स्मार्ट सिटी प्लानिंग के तहत डुमना की 25 एकड़ भूमि में 50 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सिटी बनाने को लेकर योजना बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सांसद श्री सिंह ने बताया है कि लंबे समय से जबलपुर में खेल गतिविधियों के बढ़ावे और बड़े खेल मैदान के साथ राष्ट्रीय स्तर की खेल गतिविधियों को लेकर मांग की जा रही थी, जिसको लेकर वे भी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ध्यान रखना, जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद गतिविधियों को लेकर स्पोर्ट्स सिटी का सपना जल्द ही साकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों को लेकर स्पोर्ट्स सिटी का सपना जबलपुर में जल्द ही साकार होगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर सावरकर सरोवर में
2.90 करोड़ की लागत से संगीतमय फाउंटेन लगाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है ग्वालियर। हाल ही में वीर सावरकर सरोवर में 2.90 करोड़ की लागत से संगीतमय फाउंटेन लगाया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए कटोरा ताल वीर सावरकर सरोवर में बुधवार से 2.90 करोड़ की कीमत का फाउंटेन लगाने का काम शुरू हो गया है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों का दावा है कि निजी कंपनी 3 महीने में फाउंटेन लगा देगी। इसके बाद संगीतमय फाउंटेन के माध्यम से कई कलाकृतियां सैलानियों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। चलिए अपना ये देखिए फ्रेंड्स, अपन परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मई माह के प्रमुख दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, जिससे आप भूलेंगे नहीं, इसलिए अपन डेली रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। हमारा 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और 16 मई को ही हमारा संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। 16 मई को ही। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 16 मई को ही संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं, मैं आपको डेली रिवीजन कराती हूँ। उसका 16 मई को संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें 17 मई की, तो 17 मई को हमारा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, दूरसंचार दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है। और 17 मई को हमारा एक और दिवस मनाया जाता है, उक्त रक्तचाप दिवस। उक्त रक्तचाप दिवस हमारा 17 मई को मनाया जाता है। तो 17 मई को हमारे 2 दिवस मनाए जाते हैं, दूरसंचार दिवस और उक्त रक्तचाप दिवस हमारे 17 मई को मनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, 17 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं और 16 मई को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और 16 मई को संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस। देखिए 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 20 मई को हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को हमारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को हमारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देती हूँ। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी जेल पुलिस, एमपी पीएससी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारे ऑप्शन है विक्रम विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय हमारा सागर में है। विक्रम विश्वविद्यालय हमारा उज्जैन जिले में है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारा इंदौर जिले में है और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारा जबलपुर में है। ठीक है, तो चलिए अपन इनकी स्थापना और जिले जान लेते हैं। ये देखिए डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग ये देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, और यह उज्जैन जिले में है। उज्जैन जिले में है और डॉक्टर हरि सिंह हमारा सागर में है। सागर में। बात करें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हमारा इंदौर जिले में है। इंदौर जिले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हमारा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1956 में। 1956 में। ये हमारा जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सागर जिले में है। और सबसे प्राचीन है विक्रम विश्वविद्यालय की 1957 में हुई थी, उज्जैन जिले में है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की 1964 में हुई थी इसकी स्थापना, और जो इंदौर जिले में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई थी और ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजरा राज्य है जो ग्वालियर में स्थित है, उसकी भी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये चारों विश्वविद्यालय ध्यान रखना। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय सागर में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा विद्यालय, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना। मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजरा राजा है, गजरा राज्य हमारा ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और ग्वालियर में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजरा राज्य ग्वालियर में इसकी स्थापना हुई थी 1946 में ग्वालियर में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? हमारे ऑप्शन हैं खजुराहो, उज्जैन, जबलपुर या रीवा। तो देखिए इसका सही आंसर है खजुराहो। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर हमारा खजुराहो में स्थित है। ठीक है, खजुराहो हमारा किस जिले में पड़ता है? तो खजुराहो हमारा छतरपुर जिले में पड़ता है। छतरपुर जिले में। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और खजुराहो में हमारा कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए कंदरिया महादेव हमारा खजुराहो में स्थित है और खजुराहो हमारा छतरपुर जिले में है। ठीक है, और खजुराहो में और कौन कौन से मंदिर हैं वो देख लेते हैं अपन। तो ये देखिए कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। और 64 योगिनी मंदिर स्थित है, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और नंदी मंदिर ये हमारे खजुराहो में स्थित हैं। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, खजुराहो में स्थित हैं ये मंदिर। और इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। इनका निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और खजुराहो हमारा छतरपुर जिले में स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और नंदी मंदिर ये हमारे खजुराहो जिले में स्थित हैं। 64 योगिनी मंदिर हमारा 3 जगह स्थित है, जबलपुर में, खजुराहो में और मुरैना में। हमारा संसद भवन का डिज़ाइन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के डिज़ाइन की तरह ही हमारा संसद भवन का डिज़ाइन तैयार हुआ था। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था। ठीक है, खजुराहो हमारा छतरपुर जिले में है। ये भी आप लोग याद रखना, छतरपुर जिले में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं मोतीलाल बोरा, श्यामचरण शुक्ल, दिग्विजय सिंह या अर्जुन सिंह। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है अर्जुन सिंह। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन सिंह थे। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था तब उस टाइम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। ठीक है, चंबल की डाकू फूलन देवी ने जब आत्मसमर्पण किया था, चंबल की डाकू है फूलन देवी। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था फूलन देवी का? तो इनका जन्म देख लीजिए, फूलन देवी का जन्म हुआ था 10 अगस्त
1963 को। ठीक है, आप लोग याद रखना 10 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 2001 में। 25 जुलाई 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, डकैत से सांसद बनी थी, ये भारत की राजनेता थी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, डकैत से यह सांसद भी बनी थी और यह भारत की राजनेता थी, भारत की एक राजनेता भी थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में हुआ था। ठीक है, आप लोग जन्म याद रखना, इनका उत्तर प्रदेश के छोटे गांव में हुआ था 10 अगस्त 1963 को। ठीक है, चलिए अपन अर्जुन सिंह के बारे में जान लेते हैं। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। 1980 से 1985 तक वह मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह हमारे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आप लोग ध्यान रखना, अर्जुन सिंह हमारे 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 13 दिन तक सिर्फ मुख्यमंत्री रहने वाले, सॉरी फ्रेंड, एक दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले हमारे अर्जुन सिंह ही हैं, जो हमारे एक दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, वो हमारे अर्जुन सिंह ही हैं। चलिए अपन अर्जुन सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान रखना, अर्जुन सिंह एक दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे, और वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सबसे पहले वह हमारे 1980 से 1985। ठीक है, इनकी डेट बता दूं मैं, 9 जून 1980 से 12 मार्च 1985 तक ये पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, दूसरी बार 1985 में हुए चुनाव में बहुमत मिलने के बाद अर्जुन सिंह मात्र एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उनका एक दिन का कार्यकाल था 11 मार्च से 1985। मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लेना फ्रेंड ध्यान से। ठीक है, एक दिन का उनका कार्यकाल था 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक। ठीक है, इसके बाद वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक। ठीक है, मुख्यमंत्री रहे थे ये तीसरी बार। तो आप लोग इसको लिख लेना। मैंने अर्जुन सिंह के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, मैंने आपको तीनों डेट बता दी हैं। और जब भोपाल त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 1984 में, तो उस टाइम पे भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही थे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। 1984 में जब भोपाल त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जहरीली गैस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत लोग मारे भी गए थे, उसमें अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, उसमें बहुत लोगों की जान गई थी मिथाइल आइसोसाइनेट जहरीली गैस के रिसाव के कारण। तो आप लोग ये ध्यान रखना, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और एक दिन तक बहुत पूछा जाता है कि एक दिन के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वो भी हमारे अर्जुन सिंह बने थे। आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सिर्फ एक दिन के लिए हमारे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह बने हैं, एक दिन के लिए। ठीक है, उनका एक दिन का कार्यकाल था 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक। ठीक है, आपको लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बोला है, आप लोग वो लिख लीजिए, तीनों सन का जिस तीनों ईयर में जो मुख्यमंत्री बने थे वो तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लिख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश और गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजघाट बांध हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, राजघाट बांध हमारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यह हमारे बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, राजघाट बांध हमारे बेतवा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बेतवा नदी पर। अगर इसमें एग्जाम में इसका नदी पूछ लें किस नदी पर है, तो ये हमारे बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी हमारे रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, राजघाट बांध हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, जो कि बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच गांधी सागर, जवाहर सागर एवं राणा प्रताप सागर परियोजना है, वो हमारी चंबल नदी पर है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लेना, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
ठीक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के संयुक्त परियोजना गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर परियोजना है। ये हमारी चंबल नदी पर है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, चंबल नदी पर है ये परियोजना। चंबल नदी हमारी इंदौर जिले की मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार के साथ सम्मिलित रूप से बाण सागर परियोजना चल रही है, जो हमारी सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सम्मिलित रूप से बाण सागर परियोजना। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बाण सागर परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, इनके सम्मिलित रूप से बाण सागर परियोजना है, जो कि हमारी सोन नदी पर है। बाण सागर परियोजना हमारी सोन नदी पर है। सोन नदी हमारी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से हमारी 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो सोन नदी हमारी अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, सोन नदी पर हमारी बाण सागर परियोजना है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार के साथ सम्मिलित रूप से बाण सागर परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर संयुक्त परियोजना है चंबल नदी पर। चंबल नदी हमारे इंदौर जिले की मऊ की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। राजघाट बांध हमारा बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी हमारे रायसेन जिले के कुम्हरा गांव से निकलती है, और यह राजघाट बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे बता दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आने लायक हैं, तो आप इनको जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और आप लोग भूलना नहीं, मैंने आपको 1-2 बार रिपीट करके बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है। हमारे ऑप्शन हैं तेल, लाख, कत्था, गोंद। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है कत्था। खैर वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, खैर वृक्ष की बात करें तो खैर वृक्ष हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो खैर का वृक्ष मध्य प्रदेश में जबलपुर, उमरिया, सागर, शिवपुरी, श्योपुर। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, इन जिलों से खैर का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, जबलपुर में पाया जाता है, उमरिया में पाया जाता है, सागर में पाया जाता है, शिवपुरी में पाया जाता है, श्योपुर में, मुरैना में आदि इन जिलों में खैर का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यतः उपयोग कत्था बनाने में होता है। खैर वृक्ष का उपयोग कत्था बनाने में होता है। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसका उपयोग कत्था बनाने में होता है। खैर वृक्ष का उपयोग कत्था बनाने में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप लोग उसको ध्यान रखना, कत्था बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में कत्था बनाने के कारखाने कहाँ स्थापित हैं। तो मध्य प्रदेश में कत्था बनाने के कारखाने शिवपुरी व बामौर में हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के शिवपुरी व बामौर में कत्था बनाने का कारखाना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये कत्था बनाने का कारखाना भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो हमारे शिवपुरी और बामौर में स्थित है कारखाना। ठीक है फ्रेंड्स, खैर वृक्ष मध्य प्रदेश के जबलपुर, उमरिया, सागर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना इन जिलों में पाए जाते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग कत्था बनाने में होता है, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी व बामौर में कत्था बनाने के कारखाने स्थापित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना और बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। जिसमें भी आपको कोई दिक्कत है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान आदिनाथ की 72 फीट की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ है। हमारे ऑप्शन हैं 52 गजा बड़वानी, खजुराहो,
ओरछा या उदयगिरी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है 52 गजा बड़वानी। भगवान आदिनाथ की 72 फीट की प्रतिमा मध्य प्रदेश में 52 गजा बड़वानी जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। 52 गजा एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो कि हमारे बड़वानी जिले में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए 52 गजा, 52 गजा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, यह एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, आप लोग देखना, और यह बड़वानी जिले में स्थित है, बड़वानी जिले में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बड़वानी जिले में यह स्थित है। यह 15वीं शताब्दी में 72 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, 72 फीट ऊंची, 72 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं आपके लिए लिख रही हूँ। एक और बात, मुक्तगिरी जैन धार्मिक स्थान कहाँ पे है? तो वो हमारा बैतूल में स्थित है। वहाँ पर 52 जैन मंदिर हैं। ठीक है, बैतूल में मुक्तगिरी जैन धार्मिक स्थान है बैतूल में, वहाँ पर 52 जैन मंदिर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मुक्तगिरी जैन धार्मिक स्थान हमारा बैतूल जिले में है, बैतूल में है, और यहाँ पर 52 जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखना मुक्तगिरी का। और सोनगिरी दतिया जिले में है, वहाँ पर 108 जैन मंदिर हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, सोनगिरी दतिया जिले में है, वहाँ पर 108 मंदिर हैं। ठीक है, जैन मंदिर है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, 52 गजा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है जो हमारे बड़वानी जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ 72 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की प्रतिमा बनी हुई है 15वीं शताब्दी की। और मुक्तगिरी जैन धार्मिक स्थान बैतूल में है, जहाँ पर 52 जैन मंदिर हैं। और सोनगिरी हमारे दतिया जिले में है, जहाँ 108 जैन मंदिर हैं। ठीक है, सोनगिरी का मैं फ्रेंड्स यहाँ लिख देती हूँ, सोनगिरी हमारे दतिया में, दतिया जिले में है, और यहाँ पर 108 जैन मंदिर हैं, 108 जैन मंदिर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, ये भगवान आदिनाथ की 72 फीट की प्रतिमा हमारे बड़वानी जिले में 52 गजा में 72 फीट ऊंची है, 15वीं शताब्दी की। मुक्तगिरी जैन मंदिर स्थान बैतूल में है, जहाँ 52 जैन मंदिर है। बार बार रिपीट में इसलिए करें ताकि आप लोगों को याद रहे फ्रेंड्स। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सोनगिरी का दतिया का याद रखना, 108 जैन मंदिर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, श्वेत संगमरमर के पहाड़ कहाँ स्थित हैं? हमारे ऑप्शन है भेड़ाघाट, जबलपुर, सतना, छिंदवाड़ा या दमोह। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है भेड़ाघाट, जबलपुर। श्वेत संगमरमर के पहाड़ हमारे भेड़ाघाट, जबलपुर में स्थित हैं। ठीक है, तो श्वेत संगमरमर हमारा भेड़ाघाट पहाड़ से मिलता है, भेड़ाघाट जबलपुर से मिलता है। और हरे संगमरमर की बात करें कि हरा संगमरमर कहाँ मिलता है, तो हरा संगमरमर हमारा ग्वालियर जिले से मिलता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, हरा संगमरमर ग्वालियर जिले से मिलता है, ग्वालियर जिले से। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना कि श्वेत संगमरमर भेड़ाघाट जबलपुर से मिलता है और हरा संगमरमर ग्वालियर जिले से मिलता है। ठीक है, भेड़ाघाट यहाँ पर्यटन स्थल है। ठीक है, भेड़ाघाट पर्यटन स्थल है, आप लोग ध्यान रखना, पर्यटन स्थल है। और यहाँ धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के साथ संगमरमर की चट्टानें और 64 योगिनी मंदिर जो प्रमुख देखने योग्य हैं। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर मैंने आपको बताया था कि 3 जगह है, खजुराहो में, जबलपुर में और मुरैना में। मुरैना के 64 योगिनी मंदिर के डिज़ाइन पर ही हमारा संसद भवन का डिज़ाइन तैयार हुआ था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये देखने योग्य है, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के संग संगमरमर की चट्टानें और भेड़ाघाट, ये सब पर्यटन स्थल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखना। और श्वेत संगमरमर हमारा पहाड़ भेड़ाघाट जबलपुर से मिलता है और हरा संगमरमर हमारा ग्वालियर जिले से मिलता है।
ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना, बट फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बार बार रिपीट कराती हूँ ताकि आप लोग ध्यान रहे। ऐसे ही आप लोग डेली करंट की क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस पर देखते रहिए, और डेली करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट की क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपसे डेली एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग कमेंट करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आपके लिए करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी के, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग उन सबको ध्यान से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।